तो हम बात करेंगे आज कार्डियक इनर्वेशन के बारे में। कार्डियक इनर्वेशन, राइट। जब मैं कार्डियक इनर्वेशन बोलता हूँ तो मेरा स्ट्रिक्टली मीनिंग होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। अच्छा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पता है आप लोगों को? नहीं पता तो हम बता दिए देते हैं आज। हमारा एक होता है नर्वस सिस्टम, जिसको मैं, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं? स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें आते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड करते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, इस एस एन एस और इस एन एस, इस एस एन एस और इस एस एन एस में कंफ्यूज मत कर देना। ये है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि जो सोमेटिक ऑर्गन्स को कंट्रोल करता हो, या वॉलेंटियर मसल्स, जैसे हमारी फ्लेक्जार मसल्स हो गई, एक्सटेंसर मसल्स हो गई, या हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स हो गई, कुछ हद तक वो भी वॉलेंटियरली तो होती है ना, तो उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है। एएनएस कर रहा था विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल, लाइक हमारा स्टमक हो गया, हमारी सेलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, ठीक है। तो इनको कंट्रोल कर रहा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो मैं बात करूंगा आज कार्डियक इनर्वेशन में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा हार्ट का डायग्राम है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि ये ऐसे नोड है और ये एवी नोड है और ये सारी का वेंट्रिकल्स है। तो मैंने बोला कि ऊपर से वेगस नर्व आती है, ठीक है। वेगस नर्व कौन सी क्रेनियल नर्व होती है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, देखता हूँ कि कितना याद है आपको। तो वेगस नर्व के दो ब्रांच होते हैं, एक तो लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। तो जो लेफ्ट वाली वेगस ब्रांच है वो इस एवी नोड को सप्लाई करती है। ये हो गई लेफ्ट वेगस नर्व, और ये राइट वेगस नर्व। राइट वेगस नर्व किसको सप्लाई कर रही है? मेनली ऐसे नोड को। और लेफ्ट वेगस नर्व किसको सप्लाई कर रही है? एवी नोड को, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ओवरलैप हो सकते हैं, लेकिन हाँ, मेजरली यही होता है। अब वेगस नर्व क्या होती है? सिंपैथेटिक सिस्टम का होती पार्ट होती है या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पार्ट होती है? आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी क्रेनियल नर्व होती है वो सारी की सारी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पार्ट होती है। तो ऑब्वियसली वेगस नर्व भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पार्ट है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करते हैं। ये हो गया हमारा ब्रेन, ये हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से फाइबर्स निकलेंगे और फिर ये एक स्टिलेट न्यूक्लियस आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से फाइबर्स, सॉरी स्टिलेट गैंग्लियन आएगा, फिर यहाँ से फाइबर्स निकल के आएंगे, ठीक है। इसके भी दो होते हैं पार्ट, मतलब दो डिवीजन होते हैं, तो लेफ्ट डिवीजन, एक राइट डिवीजन। जो लेफ्ट वाला डिवीजन है वो जाके एवी नोड को सप्लाई करता है, और जो राइट डिवीजन है वो ऐसे नोड को सप्लाई करता है। तो लेफ्ट वाला है वो मेनली एवी नोड और ये जो कार्डियक वेंट्रिकुलर मसल्स है इनको सप्लाई करता है। तो ध्यान रखना, जो लेफ्ट वाला है वो किस किस को सप्लाई कर रहा होता है? एवी नोड को और वेंट्रिकल्स को। और जो राइट वाला है वो ऐसे नोड को कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिक इनर्वेशन हो गया। अब लेकिन इतना ही थोड़ी पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ी और डिटेल से बात करते हैं। कि मान लेते हैं ये हर्ट है हमारा, मान लेते हैं क्या यही है हमारा हर्ट, चार चैम्बर वाला, और ये शांति से बैठा है, अभी इसको कोई काम नहीं है। जैसे कि मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ आपको, या ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा जो हर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वेगस नर्व है वो भी कुछ डिस्चार्ज कर रही होगी अपने। वेगस नर्व का न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है भाई, लोगों बताओ? एसिटाइलकोलिन होता है ऑब्वियसली। और ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम वाली जो फाइबर्स आ रहे हैं, जो थोरिकोलम्बार रीजन से फाइबर्स आ रहे हैं, उनका कौन सा होता है? ऑब्वियसली एड्रेनलिन होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा डिस्चार्ज किसका हो रहा होता है जब बेसल कंडीशन होती है? तो वो बोलता है कि जब बेसल कंडीशन होती है, बेसल कंडीशन में वेगल टोन डोमिनेट करती है। कि अगर आप नॉर्मली बैठे हो, रेस्ट में बैठे हो, जैसे मैं बैठा हूँ, तो ये में जो वेगस नर्व है वो ज़्यादा डिस्चार्ज कर रही है रेदर देन सिंपैथेटिक। तो वो एक स्टेटमेंट देता है कि बेसल कंडीशन में हार्ट बीट इज द फंक्शन ऑफ वेगल टोन। वेगल टोन माने क्या? कि जो वेगस नर्व है वो उसको दबा के रख रही है। कि अगर हमने वेगस नर्व को काट दिया, जैसे एक हम मेंढक लेते हैं, फ्रॉग लेते हैं, और उसकी वेगस नर्व को हमने अगर काट दिया,
तो उसकी जो हार्ट रेट है वो 60-70 जितनी भी होती होगी वो 110-120 तक चली जाती है। तो बिना वेगस नर्व के ये इतनी है भाई। तो अगर वेगस नर्व होगी तो ये 70 हो रही है। तो ऑब्वियसली डिप्रेस करके रख कौन रहा है? वेगस नर्व। तो इसलिए बोला जाता है कि जो वेगस नर्व है वो बेसल कंडीशन में हार्ट रेट को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है। तो नॉर्मली हार्ट रेट इज़ द फंक्शन ऑफ वेगल टोन। अब मैंने एक बात बताई थी कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उस पर तो मेनली सॉरी जो वेंट्रिकुलर फाइबर्स हैं या जो वेंट्रिकुलर मसल्स हैं उन्हें कौन सप्लाई कर रहा होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि हमने देखा था जो वेगस नर्व है वो तो ऐसे नोड और एवी नोड को सप्लाई कर रही है, वो तो नीचे आ ही नहीं रही। तो जो मसल्स हैं, मसल्स का फंक्शन क्या होता है? फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना। तो जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो किसका फंक्शन है? ऑब्वियसली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हो गया। भाई कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? ये देख लो, ये जो वेगस नर्व है ये तो एवी नोड और ऐसे नोड को सप्लाई कर रही है, लेकिन जो वेंट्रिकल की मसल्स है उसको सप्लाई कौन कर रहा है? ऑब्वियसली लेफ्ट जो सिंपैथेटिक फाइबर्स है वही कर रहे हैं ना। तो फिर से बोलता है कि जो राइट सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, राइट साइड वाले, उसका मेन काम होता है हार्ट रेट को कंट्रोल करना। अगर राइट वाले को अगर हमने स्टिमुलेट करा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी, हाँ या ना? और अगर हमने लेफ्ट वाले को इंक्रीज करा, लेफ्ट सिंपैथेटिक फाइबर्स को इंक्रीज करा, उसको स्टिमुलेट करा, तो क्या इंक्रीज होगा? हार्ट रेट उतना इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि वो तो एवी नोड को जाके सप्लाई कर रही है ना। फिर से दिखाता हूँ, ये देखो ये तो एवी नोड को सप्लाई कर रही है। और अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो हार्ट रेट को मेंटेन कौन करता है? ऐसे नोड। तो अगर हमें हार्ट रेट को इंक्रीज करना है तो किसकी फायरिंग हमें बढ़ानी होगी? ऐसे नोड को। तो हार्ट रेट की फायरिंग बढ़ाने के लिए राइट वाला होता है, और जो लेफ्ट वाला है वो तो एवी नोड को सप्लाई कर रहा है। अरे यार बड़ा कन्फ्यूजन है, एवी नोड, ऐसे नोड, लेफ्ट राइट। लेकिन हाँ याद रख सकते हो कि राइट वाला ऐसे नोड को और लेफ्ट वाला एवी नोड को। तो मैं कहाँ था? मैं यहाँ था कि जो लेफ्ट सिंपैथेटिक सिस्टम फाइबर्स हैं अगर उनको स्टिमुलेट करा जाएगा तो क्या होगा? मेनली फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन गलत हो गया स्पेलिंग, हाँ, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, राइट। और जब राइट को स्टिमुलेट करा जाएगा तो क्या इंक्रीज होगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगी। तो सिंपल सा फंडा है भाई कि लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर स्टिमुलेट करा, लेफ्ट सिंपैथेटिक फाइबर्स को अगर स्टिमुलेट करा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा। राइट वाले को करोगे तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा। अब 4 टर्म्स होती हैं जो हमें याद होनी चाहिए। एक होती है क्रोनोट्रोपिक, अरे यार, क्रोनोट्रोपिक। दूसरी टर्म होती है ड्रोमोट्रोपिक। तीसरी होती है बेथमोट्रोपिक, बेथमोट्रोपिक। और लास्ट होती है आइनोट्रोपिक। अब क्रोनोट्रोपिक का क्या मतलब होता है कि अगर कोई बोले कि एक्स वाई जी केमिकल इज शोविंग नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, तो उसका मतलब है कि वो हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है। तो क्रोनोट्रोपिक इज रिलेटेड टू हार्ट रेट। अगर पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक है तो हार्ट रेट बढ़ेगी, और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है तो हार्ट रेट घटेगी। सेम ड्रोमोट्रोपिक से रिलेटेड क्या होता है कि जो रेट ऑफ कंडक्शन होती है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो इंटरनोडल पाथवेज है उनकी कंडक्शन रेट कितनी होती है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई बोले कि नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट तो कंडक्शन रेट डिक्रीज होगी, और कोई बोले पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट तो कंडक्शन रेट इंक्रीज होगी। तो ये क्या होता है? कंडक्शन रेट को बताता है, कंडक्शन रेट को बताता है। बेथमोट्रोपिक क्या होता है? एक्साइटेबिलिटी, कि जो हमारी कार्डियक मसल्स है वो कितनी जल्दी एक्साइट हो जाती है। तो ये शो करता है एक्साइटेबिलिटी को। अगर नेगेटिव बेथमोट्रोपिक है तो एक्साइटेबिलिटी घटेगी, और पॉजिटिव बेथमोट्रोपिक है तो एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, उसके हिसाब से आप देख लेना। आइनोट्रोपिक होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, की कितनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। सोच के देखो ना, एक पंप है जो बहुत ज़्यादा एक ऐसे स्प्रिंग से समझो कि अगर स्प्रिंग को खींचा हमने, बहुत लंबा खींच के अगर छोड़ेंगे तो वो स्पीड से जाएगी। तो सेम अप्लाई होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से, कि कितनी फोर्स से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो आइनोट्रोपिक माने फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नेगेटिव आइनोट्रोपिक मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा। तो ये था हमारा कार्डियक इनर्वेशन और उससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो भाई, मैं बता रहा हूँ, जाके नीचे लिंक चेक करो, इंस्टाग्राम की लिंक है मेरी पर्सनल,
वहाँ आप मुझे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आंसर करूँगा आपको। और कमेंट सेक्शन तो खुला ही है, जिसमें आपको भी कमेंट करते नहीं हो, तो हाँ आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। एनीवेज गाइस, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।